रात तकरीबन 11-12 बजे का वक्त है। हफ्ते की रात है और नॉर्दर्न बाईपास पे, यानी उस सड़क पे जो कराची की ईस्टर्न साइड को मिलाती है नॉर्दर्न साइड से, एक नीली चमकती हुई शेवलेट जा रही है। पुराने अंदाज की 1970 के आसपास की शेवलेट है और उसके अंदर एक चौड़ा सा आदमी बैठा हुआ है। इसके चौड़े चौड़े कंधे हैं, मजबूत हाथ हैं। उसने स्टेयरिंग को सख्ती से पकड़ा हुआ है और चौड़ा चौड़ा चेहरा है उसका। उसे मुंह पे एक मास्क सा चढ़ा है। उसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ है और कोट की बहुत सारी जेबें हैं। लंबा सा एक कोट है, उसमें बहुत सारी जेबें जेबें सी हैं। पूरा सरार सा आदमी है और उसने अपना एक हाथ यहाँ भी रखा हुआ है, बार बार उस जगह हाथ रख के चेक करता है वो। तो ये आदमी रात को चला चला जा रहा है। नॉर्दर्न बाईपास वैसे भी सुनसान रहती है, वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, मेन सिटी की रोड नहीं है वो। इस वक्त और भी ज़्यादा वीरानी और सुनसान सड़क है। और ये आ रहा है हब की तरफ से। हब की तरफ से आ रहा है ये, और इसका रुख है इस वक्त हाईवे की तरफ। ये रोड असल में हब से हाईवे जोड़ती है, तो हब से हाईवे की तरफ जा रहा है और गाड़ी की रफ्तार इससे कम रखी हुई है। कुछ ढूंढ रहे हैं ये। थोड़ी देर बाद उसको दूर से एक रोशनी सी नजर आती है। दूर से इसको गोया कि एक मध्यम सी रोशनी नजर आती है और इसकी आंखें फोकस करने लगती हैं अपने उस जो है ना गोया के शिकार पे, या क्या कहेंगे उसको। कुछ गौर से उसकी आंखें ढूंढने लगती हैं। अच्छा, ये आपको बता दूं कि इस आदमी का जो हाल हुलिया है ना, उससे ये कोई अच्छे इरादों वाला नहीं लग रहा। मतलब इसको देख के कोई भी नहीं कह सकता कि इसके इरादे नेक हैं। कुछ ढूंढ रहा है, कुछ जो है ना तलाश कर रहा है, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ है। इस हालत में जा रहा है। दूर से इसने देखा एक हल्की रोशनी वाली गाड़ी आ रही है, जैसे कोई पुरानी सी गाड़ी आ रही होती है ना, उसकी लाइटिंग बहुत मध्यम होती है, वो इसको नजर आई है। अच्छा जनाब, जब वो गाड़ी इसको नजर आई तो इसने अपना गियर लगाया अगला और अपनी गाड़ी की एकदम रफ्तार से बढ़ा। ये भारी सी शेवलेट गाड़ी है। गियर लगाने पे एकदम इससे जान पकड़ी और ज़रा तेज़ी से चलना शुरू हुआ। अब इसकी नज़रें मरकूज है उस पुरानी गाड़ी में जो आगे से आ रही है। ये चलती रही ये गाड़ी, और फिर उस पुरानी सी गाड़ी में और इस गाड़ी में समझे तकरीबन फासला रह गया है 2 किलोमीटर का। जब 2 किलोमीटर का फासला रह गया तो वो जो दूसरी गाड़ी है जो पुरानी सी है, उसकी लाइटें बहुत मध्यम है, उससे अपनी रफ्तार आहिस्ता करना शुरू कर दी और यूँ लाइटें अपनी फ्लिकर करना शुरू कर दी। खैर, अ, इसने अपनी रफ्तार आहिस्ता नहीं की, ये अपनी उसी तेज रफ्तार में जा रहा है। अचानक जो है ना, जब 500 मीटर का फासला रह गया तो इसने एक जोर की ब्रेक लगाई और गाड़ी को सड़क के एकदम बीच में ले आया। उस पुरानी गाड़ी ने भी ब्रेकें लगाई और उसके अंदर से एक आदमी हैरान परेशान से बाहर निकला। वो आदमी भी लंबा चौड़ा सा है, देखने में कोई मैकेनिक टाइप आदमी लग रहा है। हाथ पांव उसके मजबूत हैं, ऊंचा कद है। वो बाहर निकला और हैरानी से इस गाड़ी को देखने लगा। इस असना में इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, शेवलेट का जो ड्राइवर है, वो कूद के बाहर आया और अपने दाएं जेब से एकदम एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल निकाली और उसकी तरफ कर दी और उससे कहता है कि अपना बटुआ, मोबाइल वगैरह सब दे दूंगी। जब उसने ये बात कही तो वो जो पुरानी गाड़ी वाला आदमी था वो थोड़ा सा हैरान हुआ। फिर उसने ऐसा ऐसा अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, अपना बटुआ और मोबाइल उसकी तरफ उछाल दिया। इस डाकू ने उसका मोबाइल और बटुआ लिया, अपने कोट की एक जेब में डाला। फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। तो ये जो पुरानी गाड़ी वाला आदमी है, इसने कहा कि तुम इससे क्या मतलब, मैं कहाँ रहता हूँ। खैर, उस डाकू ने कोई जवाब नहीं दिया। डाकू ने उससे कहा एक तरफ हो जाओ। फिर उसकी गाड़ी के तारों को जोर से खींच दिया, बोनट खोल के उसके तारों को जोर से खींच दिया
जाहिर बात है इसलिए खींचा ताकि गाड़ी इस्तेमाल के काबिल ना रहे, इसका पीछा ना कर सके। ये काम किया, अपनी शेवलेट में बैठा, उसको रिवर्स किया जोर से, एक चीख मारी गाड़ी ने, टायरों से एक जोर की आवाज निकली और शेवलेट भगाता हुआ निकल गया। ये बेचारा जो लुटा हुआ आदमी है, पुरानी गाड़ी वाला आदमी, फौरन अपनी गाड़ी में झुक गया और तार जोड़ना शुरू कर दिए। अब शेवलेट वाला काफी आगे गया है और फिर गाड़ी को थोड़ा आहिस्ता कर लिया। अब ये नॉर्दर्न बाईपास थोड़ी ऊंचाई की तरफ जा रही है, उस ऊंचाई पे चढ़ रहा है। जब ऊंचाई से वो थोड़ा नीचे आया है तो उसको दूर से फिर कोई रोशनी नजर आई, उसको फिर कोई दो लाइटें नजर आई हैं। और अभी थोड़ा खुश नजर आता है क्योंकि जो दो लाइट्स नजर आ रही हैं वो किसी पुरानी गाड़ी की नहीं है, वो अच्छी गाड़ी की। इस दौरान ये डाकू अपने उस मोबाइल और बटुए को देख रहा था जिसे छीना था। वो किसी मामूली से आदमी का बटुआ था, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे उसमें, मोबाइल भी दरमियाना सा था। वो उसने एक थैलिया में रैप करके एक तरफ रख दिया था। अब ये मर्सिडीज को नजर आ रही है। उसने उसी तरह अपनी शेवलेट की स्पीड तेज की और रोड के बीच में ले आया थोड़ा सा उसको, और थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। जब इन गाड़ियों के दरमियान उसी तरह 500 मीटर का फासला रह गया होगा तो उसने शेवलेट को गाड़ी उस गाड़ी के सामने करके एकदम जोर से ब्रेक लगाई उसी तरह। मर्सिडीज भी एकदम सडन ब्रेक के साथ रुकी और उसके आगे वाली सीट से नौजवान उतरा जो कि ज़रा समझे कि आवारा किस्म का लड़का लग रहा है। गले में चेन डाली हुई है, कानों में बुंदे हैं और टी शर्ट पहनी हुई है, बॉडी वॉडी थोड़ी सी बनाई हुई है। वो कूद के बाहर आया, उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये उसकी तरफ बढ़ा और उसको एक जोर का जो है ना वो मुक्का मारा। वो मर्सिडीज के बोनेट से टकराया और एक तरफ गिर गया। उसको उसी असना में पीछे दो लड़कियों की चीखने की आवाज़ आई उस गाड़ी से। उसने देखा उसमें दो खवातीन बैठी हुई थी। उनके हाल हुलिये से उसने अंदाज़ा लगा ली कि ये मीडिया टाइप के लोग हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हैं और मालदार भी लग रहे हैं। उसने अंदाज़ा कर लिया ये मीडिया टाइप के लोग हैं, उनके पास पैसा खूब होगा। इससे अपनी आवाज़ बदल के कहा कि आपके पास जो कुछ है मुझे दे दें। उनमें से एक बोली कि कौन हो, क्या चाहते हो। उसने कहा कि ये मुझसे सवालात नहीं करें आप, मैं जो आपसे कह रहा हूँ कर दें वरना आपको नुकसान होगा। उन दोनों ने फौरन अपने जेवरात उतारे, अपने पर्स निकाले, अपने बटुए निकाले और बॉनेट की तरफ उछाल दिए। उस डाकू ने सब चीज़ें ली, जेवरात को देखा, उसमें हीरे के रिंग थे और बड़े कीमती किस्म के उसमें नेकलेसेस थे और जो कीमती पत्थर होते हैं ना वो जड़ी हुई जो है ना अंगूठियाँ थी। अच्छा खासा जेवर था उन दो औरतों के पास। उसने कुछ सोचा, उन जेवरात को से देखा, फिर उनकी तरफ वापस उछाल दिए और पर्स और उनके मोबाइल अपने कोट की जेब में रखे। फिर उसने कहा आप प्लीज़ अपना एड्रेस मुझे बताइए। उनमें से एक तो ज़रा चीखने लगी कि तुम कहाँ से आ गए हो, क्या चाहते हो हमसे। दूसरी ने बताया कि हम PCHS के जो ब्लॉक 6 वाली रोड है उसमें हम उस जगह स्टूडियो में एक काम करते हैं, हमारा एक चैनल है उस पर हम होते हैं और हम ड्रामे और फिल्म्स बनाते हैं, ये हमारा काम है। खैर उस डाकू ने फौरन उस मर्सिडीज का बोनट खुलवाया, उसके भी तार खींच दिए जोर से ताकि वो लोग भी पीछा ना कर सकें। फिर उसने अपनी शेवलेट पीछे की और आगे करके उसने गाड़ी दोबारा दौड़ा दी। फिर चलना शुरू हुआ। पता नहीं क्या वजह, ये अब तक मुतमईन नहीं हो पाया। हालांकि अब जो उसको पर्स मिला है उसमें काफ़ी माल है और मोबाइल भी अच्छे वाले आ गए, लेकिन ये क्या सोच रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसने वो पर्स और वो मोबाइल वगैरह भी एक थैली में रैप किया और उसे एक तरफ रख दिया। अब ये पहुंच गया हाईवे के करीब, गोया के नॉर्दर्न बाईपास खत्म हो गया। इसको दूर से एक ऑडी की SUV की लाइट्स नजर आई। जब इसको ये लाइट्स नजर आई तो उसकी आंखें चमकने लगी, गोया कि इसको उसका मकसूद मिल गया। इसे बड़ी एहतियात से अपनी शेवलेट सड़क के बीच में की और सोचने लगा कि इस गाड़ी को कैसे रोकना है। गाड़ी करीब आती जा रही है, ये भी उसके करीब जा रहा है और फिर इसने अचानक जो है वो उसी तरह 500 मीटर के करीब जाके ब्रेक लगाई जोर से। जोर से ब्रेक लगाई तो SUV ने भी ब्रेक लगाई। SUV इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, वो SUV वाले बिल्कुल तैयार नहीं थे कि वो गाड़ी इस तरह का रास्ता रोकेगी। गाड़ी जोर से रुकी और उसके आगे वाली सीट से, ड्राइवर सीट से गुस्से में मोटा सा एक आदमी निकला।
बदमाश सा लग रहा था वो भी, बड़े बड़े बाल थे उसके, और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वो गालियां देता हुआ बाहर निकला। ये जो डाकू है जो इस गाड़ी में आ रहा है, जो शेवलेट में बैठ के आया है, ये एकदम आगे बढ़ा और इसके सीने पे जोर की लात मारी। वो बिलबिलाता हुआ एक तरफ गिरा। फिर इस डाकू ने उस ड्राइवर का सर पकड़ के ऑडी के बोनट से मारा जोर से, वो बेहोश हो गया। इस दौरान उसकी पिछली सीट से एक और मोटा सा आदमी निकला जो बाहर सेठ था, कीमती किस्म के, उसने सफेद शलवार कमीज पहने हुए थे, बास्केट पहनी हुई थी। वो भी बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला है और उसने यूं करके गोया के पिस्तौल निकालने की कोशिश की। जब उसने ये कोशिश की तो इसी डाकू ने बढ़ के उसे जोर से एक मुक्का मारा। वो वैसे ही मोटा सा आदमी था, संभल नहीं सका, लड़खड़ा के पीछे गिरा। उसके गिरने की देर थी कि इस डाकू ने उसको बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। मार मार के खून अफगान कर दिया, इसके कपड़े फट गए। फिर इसकी जेब से जोर से बटुआ फाड़ के निकाला, इसका मोबाइल छीना। उसका बटुआ खोल के देखा तो उसमें 2-2 लाख के 3 चेक थे और कुछ कैश भी था। उसने वो बटुआ और वो कैश सारा उसकी तरफ वापस फेंका, उसका मोबाइल भी वापस फेंका, और वो 3 चेक उसने उठा लिए। वो 3 चेक उसने अपनी जेब में रखे जो 2-2 लाख के थे। फिर उस पड़े हुए शख्स को देखा, उसको एक और लात रसीद की और ऑडी का बोनट खोला, उसके सारे तार वगैरह वायरिंग वगैरह जोर से खींच के तोड़ दिया। फिर वापस अपनी शेवलेट में आया और मुतमईन होकर आराम से हाईवे की तरफ वो मुड़ गया। अच्छा, अब अगले दिन का सीन है। अगले दिन का सीन ये है कि अबुल इस्फहानी में एक दफ्तर है। अबुल इस्फहानी रोड पे एक दफ्तर है, पैराडाइज बेकरी के करीब। वहाँ एक संजीदा सा आदमी बैठा हुआ है, खूबसूरत लंबा चौड़ा आदमी है, और ये सलीम आवान है, जो कि एक वकील के तौर पे रिटायर हुआ। इसने अपनी ज़िंदगी वकालत में गुजारी है, 30 साल इसकी सर्विस है, और ईमानदार मशहूर था। और ये भी कहा जाता है कि ईमानदारी ही की वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। यानी वकीलों के बाद, वकालत के बाद इंसान कोशिश करता है कि वो जज बन जाए। तो ये वकालत में रहने के बाद जूनियर जज तो बना, मजिस्ट्रेट तो बन गया था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका, क्योंकि बहुत उसूल पसंद था, बहुत ईमानदार था, जुल्म से बहुत बचता था, हर केस नहीं लेता था, माल भी ज़्यादा नहीं बनाया इसने। बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, बल्कि गरीबों के काम भी मामूली सी फीस में कर दिया करता था। अब रिटायरमेंट में इसने एक ऑफिस खोला है और प्राइवेट अपना काम कर रहा है। लोगों के केस लेता है, उनके लिए केस लड़ता है, मामूली सी फीस लेता है, इस तरह से काम चल रहा है। छोटा सा ऑफिस ने बनाया हुआ पैराडाइज बेकरी के करीब। अच्छा, इसके ऑफिस में एक तरफ इसकी फाइल्स रखी हुई हैं, एक तरफ कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं, और ये अपने कामों पे लगा हुआ है, कंप्यूटर पे कुछ अपनी फाइल, अपने काम देख रहा है, कुछ अपने रिकॉर्ड्स देख रहा है। कि इस दौरान उसका पीएन, उसका चपड़ासी आके उसको खबर देता है, सर वो यासीन अख्तर साहब हैं। सलीम ने कहा, हाँ उनको भेजो अंदर। यासीन अख्तर उसका एक पुराना क्लाइंट है। यासीन अख्तर एक मैकेनिक था जो कि किसी गलत मुकदमे में फंस गया था, तो सलीम आवान ने उसको उससे निकलवाया था और बहुत मामूली फीस में उसका मसला हल करवा दिया था। उसके बाद से यासीन की और उसकी पक्की दोस्ती है। अच्छा, सलीम आवान को उससे ये फ़ायदा हुआ कि यासीन अख्तर एक अच्छा मैकेनिक है और पुरानी गाड़ी में बहुत महारत रखता है। तो सलीम आवान ने एक पुरानी सी गाड़ी लेके उससे बनवाई थी, जो उसे बहुत अच्छी बनाई, और ये दोनों की दोस्ती इस तरह फिर बढ़ती चली गई। यासीन अख्तर हफ्ते में 2-3 दफ़ा ऐसे ही उसके पास जाके बैठता है, गपशप लगाता है, दोनों में खूब माशाल्लाह दोस्ती है। तो यासीन अख्तर इसके कमरे में दाखिल हुआ। सलीम अवान ने कहा, आओ बैठो यार, कैसे है यासीन। लेकिन यासीन बैठा नहीं, यासीन संजीदा है। सलीम ने क्या हो गया भाई, खैरियत है सब। सर यासीन फिर भी कुछ नहीं बोला, और उसके चेहरे पे एक संजीदगी और एक तरह का हुआ कि गुस्सा है। सलीम ने कहा, खैरियत है सब, बात करो, क्या हो गया यार तुम्हें। यासीन ने कहा, मैं तुमसे क्या बात करूं, सब कुछ तुम्हें पता ही है। सलीम ने कहा, क्या मतलब, क्या पता है। यासीन ने कहा, देखो इतने भोले नहीं बनो, सही काम नहीं कर रहे थे। अब सलीम के माथे पे बल पड़ गए। सलीम बड़ा कूल रहने वाला आदमी है, बड़ा बाहिम्मत आदमी है, कभी गुस्से में नहीं आता,
परेशान नहीं होता, लेकिन इसकी इस बात पे थोड़ा सा इसको बुरा लगा, गोए को गुस्सा है। इसका यासीन कहना क्या चाहते हो, वाज़ेह को। यासीन ने कहा जो मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें सब पता है, तो मुझे ये बताओ कि तुमने घटी हरकत की। सलीम को गुस्सा, सलीम को कौन सी घटी हरकत की, क्या कहना चाहते हो। यासीन ने कहा कि तुमने कल रात जो डाके डाले हैं उसका क्या मकसद था। सलीम ने कहा डाके डाले क्या कह रहे हो, दिमाग सही है तुम्हारा। यासीन ने कहा मेरा दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है। मैं तुम्हें भी पहचानता हूँ, तुम्हारी गाड़ी को भी पहचानता हूँ। तुमने डाके डाले हैं, उसमें पहला शिकार मैं ही था। तुमने कैसे समझ बैठे कि तुम्हारी गाड़ी नहीं पहचान सकूंगा। तुम्हारी गाड़ी का काम मैंने ही किया है और मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। सच में कहा तुम्हें गलत फहमी है, तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम घर आके आराम करो। हसीन ने कहा नहीं, देखो मैं सब जानता हूँ, तुम शेवलेट रखते हो अपने पास, और कराची में उस तरह की शेवलेट्स 6 हैं, और उनमें से भी सबसे अच्छी चमकती हुई शेवलेट है नीले रंग की, वो सिर्फ तुम्हारी है। सर का क्या मतलब, जिसकी भी नई शेवलेट होगी वो मेरी होगी, ये नहीं हो सकता कोई शहर से बाहर से आ रहा हो उस सड़क पे। यासीन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर शहर से कोई बाहर से उस सड़क पे आता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी गाड़ी गंदी होती है, जबकि तुम्हारी गाड़ी हमेशा चमक रही होती है, कल भी चमक रही थी। सलीम अमान गुस्से में खड़ा हो गया। उसका देखो सबूत दो मुझे अपनी इस बकवास के, वरना मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। यासीन ने कहा सबूत तो मैं अभी दे दूंगा, लेकिन तुमने अच्छी हरकत नहीं की। ये कह के यासीन अख्तर ने अपनी जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकाला। उससे कहा देखो सलीम, कल जो तुम कोट पहने हुए थे ना, तो यकीनन तुम्हारी गाड़ी के कोने से लग के फटा है, और मैं तुम्हें कई मरतबा कह चुका था कि इस दरवाजे को सही करवाओ, एक तरफ से थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, इसकी डेंटिंग करवा लो, उसके कोने से चीज़ें फट सकती हैं। तो इससे तुम्हारा कल कोट फटा है और तुम बेध्यानी में वहां से गुजर गए, लेकिन मैंने वो टुकड़ा उठा लिया। अगर तुम कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अपना कोट मंगवा लो, अभी देख लेते हैं। सलीम ने जो उसकी बात सुनी तो दरवाजे की तरफ गया, दरवाज़ा लॉक किया और यासीन के हाथ पे हाथ रख के कहा दोस्त मेरी बात सुनो, मेरी ज़रा मजबूरी सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों बैठ गए। सलीम अमान ने कहा देखो कहानी ये है कि जब मैं ईमानदारी की ज़िंदगी गुजार के रिटायर हुआ तो मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए थे, जो मैंने बड़ी मेहनत से कमाए थे, और उसमें कुछ वो बोनस भी था जो रिटायरमेंट पे मिलता है। और उस मामूली सी रकम से मुझे बहुत से काम करना था, बहुत थोड़ी सी रकम थी, और मेरे आगे बहुत बड़े बड़े मसाइल खड़े थे। मुझे बच्चों की शादी का मसला भी हल करना था, और भी चीज़ें देखना थी, रोज़गार का भी मामला सही करना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उन 6 लाख का मैं क्या करूं, किस तरह इस्तेमाल करूं। तो इस दौरान अखबार में इश्तिहार आना शुरू हुआ कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो इन्वेस्टमेंट लेके अच्छी तरह खर्च करता है उसको, और उसका प्रॉफिट भी देता है। उस बिजनेसमैन का नाम था सेठ जुमा खान। सेठ जुमा खान का नाम बहुत हिट हुआ, बड़े बड़े लोगों की तरफ से इसकी तारीफें आना शुरू हुई, हत्ता कि ऐसा लगा कि बैंक्स भी इसके साथ हैं। सब कुछ मुझे अच्छा लगा, मैं खुद कानून समझता हूँ, लॉ समझता हूँ। मुझे भी ऐसा वहम हुआ कि ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो मैंने भी बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों की तरह, सादे लोगों की तरह इसके पास अपने पैसे रखवा दिए। 2-3 महीने तो इससे प्रॉफिट दिया, फिर एकदम अखबार में ऐलान आ गया कि सेठ जुमा खान डिफॉल्टर हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे, कोई इससे पैसों को मुतालबा ना करे। ये एक होता है कि किसी के पास पैसे ना बचें तो बैंक वगैरह बैंक्स उसको डिफॉल्टर करार दे देते हैं, फिर उससे कोई मुतालबा नहीं हो सकता। तो मैं जानता हूँ कि इस आदमी ने धोखा दे के बैंकों को अपने साथ मिला के ये गेम खेला है, और ये पैसे खा के फॉसिल होंगे। देखो यासीन अख्तर, मेरे 6 लाख रुपए इसने खा लिए, पता नहीं कितने गरीब लोगों से पैसे खाया। तो 6 लाख रुपए मेरी ज़िंदगी थी, मेरा सब कुछ थे। मैं किसी न किसी तरह रिसोर्स लगा के इस तक पहुंच गया। मैंने से दरख्वास्त की कि भाई मेरे पैसे आप मुझे वापस कर दें, ये ना करें। तो मेरी बात सुन के हंसने लगा। मैंने जब और दरख्वास्त की, थोड़ी ज़िद की, तो इसके गार्ड्स ने और इसने मुझे मारा पीटा, और मुझे मार मार के लहू लहान कर दिए। तुम ये निशान देख रहे हो, ये इसी की मारपीट से पड़ा। उस वक्त मैंने दो चीज़ों को बदला लेने का सोचा था।
एक मैंने सोचा था इससे मैं पैसे पूरे लूंगा वापस, एक ये सोचा था कि इससे इस जिल्लत का बदला लूँ। और मैंने कल रात ये दोनों काम कर लिए। यासीन अख्तर ने सर झुका लिया, हाँ मैं तुम्हारे पीछे आ गया था आहिस्ता आहिस्ता, मैंने भी देखा है सब कुछ। सलीम अवान ने कहा देखो, मैंने जिस जिसके पैसे लूटे थे उनको मैं वापस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा लिफाफा अलग रखा हुआ है, दूसरी मर्सिडीज का लिफाफा मैंने अलग रखा हुआ है, इनको मैं वापस भिजवा दूंगा। तभी मैंने इनके एड्रेस भी ले ली। मुझे असल बदला से भी से लेना था। मुझे पता था कि हफ्ते की रात को जब ये हाईवे से आ रहा होता है तो अपने गार्ड्स को उतार देता है। आ, ये जो पहली सोसाइटी आती है जंजाल कोट की तरफ, उस तरफ से गार्ड्स उतर जाते हैं। तो ये एसयूवी में ड्राइवर का अकेला होगा, इसलिए मैंने एक्शन किया। और उससे पहले का सारा ड्रामा था। यासीन अख्तर ने कहा दोस्त मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा। ठीक है कि यासीन अख्तर उसके गले लग गए। फिर यासीन अख्तर वहां से इजाजत लेके घर चल पड़ा। वहां से बाहर निकला, एक गली से होता हुआ दूसरी गली में मुड़ा। और वहां जब मुड़ा तो ऑडी की एसयूवी खड़ी थी। उसके अंदर पीछे सेठ जुमा खान बैठा हुआ था, जो कि कल जख्मी हुआ था। फिर सेठ जुमा खान के पास पहुंचा, अपनी जेब से एक पेन निकाला जिसमें कैमरा था। उसके अंदर सारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। उसने वो पेन सेठ जुमा खान के हाथ में रखा, कहा सर आपका मैंने काम कर दिया, प्लीज़ मुझे मेरी फीस दे। जुमा खान हंसा और उसको उसी वक्त 1 लाख का चेक लिख के हाथ में दिया।